नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड स्टॉक के बारे में। केपीआई ग्रीन के नाम से ये स्टॉक एनएससी और बीएसई में लिस्टेड है। साथ में इस टाइम की जो सबसे बड़ी अपडेट है वो ये है कि स्टॉक 855 रुपए 25 पैसे के साथ आज अपने अपर सर्किट में लग गया। साथ में 42 रुपए 15 पैसे का 40 रुपए 70 पैसे का यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम रहा। साथ में 5% की जबरदस्त यहाँ पे ग्रोथ के साथ अपर सर्किट में ये स्टॉक मूव कर रहा है। इसकी जो परफॉर्मेंस थी वो फ्राइडे से स्टार्ट हो गई थी। फ्राइडे से ही ये स्टॉक अपने पॉजिटिव मोमेंटम में चलना शुरू हो गया था और आज मंगलवार को आते आते स्टॉक में जबरदस्त लेवल का अपर सर्किट देखने को मिला। और यहाँ पे जो टारगेट होने वाला है स्टॉक का वो कम से कम 1500 प्लस के आसपास होने वाला है। अब आप सोचोगे कि 855 रुपए का स्टॉक और 1500 रुपए तक कैसे जाएगा, तो मैं आपको बता दूं कि लास्ट ईयर की जो इसकी परफॉर्मेंस थी वो आप सुन के दंग रह जाओगे। ये स्टॉक 259 रुपए से चल के 1118 रुपए के आसपास गया था। मतलब ये 4 गुना इसने रिटर्न दिया था इन्वेस्टर्स को। साल में इसके 2 अपर सर्किट होते हैं। जो सबसे पहला अपर सर्किट होता है वो अगस्त के अंदर शुरू होता है, सॉरी सितंबर में शुरू होता है। और जो इसका दूसरा अपर सर्किट होता है वो जनवरी के एंड में और फरवरी के स्टार्टिंग में स्टार्ट होता है। तो अगर देखा जाए तो साल में ये 2 बार अपर सर्किट देता है और दोनों अपर सर्किट में ये कम से कम 2 या 3 गुना अच्छा खासा रिटर्न देता है। तो आप अगर 365 दिन एक स्ट्रेटेजी के साथ इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो तो यहाँ पे आप 3-4 गुना अच्छा खासा रिटर्न मार्केट से लेके जा सकते हो। साथ में अगर इसके फंडामेंटल की बात करूं तो मार्केट कैपिटल काफी जबरदस्त है स्टॉक की। 11,000 करोड़ से ज्यादा की स्टॉक की मार्केट कैपिटल है। और अगर पी वैल्यूएशंस की बात करें तो पी प्राइस वैल्यूएशंस काफी जबरदस्त है स्टॉक का। साथ में स्टॉक टाइम टू टाइम एक अच्छा खासा डिविडेंड भी यहाँ पे देता है। देखो, एनर्जी सेक्टर है, ग्रीन एनर्जी का सेक्टर है। और अगर देखा जाए इस टाइम इंडियन स्टॉक मार्केट में यूथ का जो सबसे ज्यादा क्रेज है वो ग्रीन एनर्जी सेक्टर पे ही है। और अगर पिछले 2-3 साल का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो जो सबसे ज्यादा रिटर्न देते हुए आए हैं स्टॉक या कोई ऐसा सेक्टर जिसने सबसे अच्छा खासा रिटर्न दिया है तो वो भी ग्रीन एनर्जी या फिर पावर सेक्टर के ही स्टॉक है जो सबसे अच्छे चले, जिन्होंने अच्छा खासा मार्केट के अंदर रिटर्न दिया। ठीक है, तो स्टॉक की अब तक की सबसे बड़ी अपडेट तो यही है कि बस स्टॉक जो है अपने अपर सर्किट में लग गया और इसका टारगेट भी हमने आपको बता दिया। ठीक है, अब बात करने वाले हैं मार्केट के ऐसे कुछ फैक्टर्स के बारे में कि जिससे देखो, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले मार्केट की स्ट्रेटेजी को जानना जरूरी है, मार्केट की अपडेट को जानना जरूरी है। आने वाले टाइम में स्टॉक में आपको मूवमेंट कैसा देखने को मिलेगा, क्या इस स्टॉक में लगातार अपर सर्किट बरकरार रहेगा या फिर यहाँ पे एक बड़े लेवल की गिरावट हो सकती है। तो वो गिरावट कहां तक जाएगी। देखो, अगर इसके 1 मंथ के चार्ट की बात करें तो 1 मंथ में यहाँ पे 53 रुपए की जबरदस्त गिरावट हुई है। तो जाहिर सी बात है इस स्टॉक के बारे में जानना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर इसका पास्ट देखें तो पास्ट में यहाँ पे दब के इन्वेस्टर्स की ठुकाई हुई है। तो आने वाले टाइम में इसका अपर सर्किट कैसा रहने वाला है उसके लिए मार्केट को जानना काफी जरूरी है। तो सबसे पहले मार्केट के मैं यहाँ पे 3 फैक्टर्स के बारे में बात करूंगा। तीनों फैक्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि तीनों फैक्टर को बताते बताते वीडियो काफी लंबी हो जाए, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रखना। इतनी मैं गारंटी देता हूं कि आपको यहाँ से एक अच्छी खासी इंफॉर्मेशन मार्केट के बारे में मिलेगी। जिन जिन स्टॉक्स में आपने पैसा लगा रखा है उस स्टॉक्स के बारे में आपको जानने के लिए काफी कुछ यहाँ इस वीडियो में देखने को मिलने वाला है। तो देखो, जो सबसे पहला फैक्टर था जिसकी वजह से इस मार्केट में लगातार 1-1.5 महीने से गिरावट थी, उसके पीछे 2 सबसे बड़े फैक्टर हैं। जो सबसे पहला फैक्टर है वो है इंटरनेशनल मार्केट को लेके। अगर इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो यहाँ पे हम यूरोप की मार्केट की बात करेंगे। देखो, यूरोप की मार्केट के अंदर स्टेबिलिटी नहीं बन पा रही है। वहां पे मार्केट में लगातार बड़े बड़े फ्लक्चुएशन चल रहे हैं। ठीक है, वहां पे अगर देखा जाए तो एक तरह से जियोपॉलिटिकल प्रेशर चल रहा है, जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है। एक तरफ देखा जाए तो रशिया यूक्रेन आपस में सींग में सींग भिड़ाए खड़े हैं, तो दूसरी तरफ देखा जाए तो इजराइल और उसके पड़ोसी देश आपस में डंडे बजा रहे हैं। ठीक है, वहां पे जितनी भी कंट्री है, चाहे वो हायर कमिश्नर कंट्री हो या बाकी कंट्री हो, वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से वहां पे इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से वहां पे जॉब्स के रिसेशंस आ रहे हैं, रोजगार की कमी आ रही है, मेडिकल सर्विसेज की दिक्कत आ रही है। साथ में वहां पे बड़े बड़े क्रैश की वजह से बैंकों में जो ब्याज दर है वो काफी स्पीडली घट बढ़ रही है। पिछले 2 महीने में 2 बार वहां पे फ्लक्चुएशन हो चुका ब्याज दरों में, जिसकी वजह से बैंकों में बड़े बड़े क्रैश आ रहे हैं। ठीक है,
और अगर यहाँ पे हम बात करें तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की बात करेंगे, जो कि दुनिया का सबसे पावरफुल स्टॉक एक्सचेंज है। अगर देखा जाए तो दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल जैसी कंपनियां वहां से ऑपरेट होती है। अगर वहां पे 100 पॉइंट की गिरावट होती है तो वो दम रखता है पूरे एशियन स्टॉक मार्केट को हिलाने का, पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट में जबरदस्त लेवल का फ्लक्चुएशन देने के लिए। वहां पे लगातार दो सबसे बड़े क्रैश हुए। जो पहला क्रैश हुआ वो 5 अगस्त के आसपास हुआ। जो पहला क्रैश हुआ वो एक जॉब रिसेशन की वजह से हुआ और एनवाईएससी के अंदर 1000 पॉइंट की गिरावट आई एक ही दिन के अंदर। नतीजा ये हुआ कि वहां का जो इंडस्ट्रीज एवरेज इंडिसेस डो जोन्स है उसमें 1500 से लेकर 1800 पॉइंट की अच्छी खासी गिरावट हुई और उसका नतीजा और उसका जो इम्पैक्ट है एशियन स्टॉक मार्केट पे ऐसा पड़ा कि एशियन स्टॉक मार्केट के जो बड़े बड़े दिग्गज स्टॉक एक्सचेंज है, जापान का जैसे जो स्टॉक एक्सचेंज निक्की है उसमें 4800 पॉइंट की जबरदस्त गिरावट हुई। चाइना के स्टॉक एक्सचेंज संघाई में 1800 पॉइंट की भारी भरकम गिरावट हुई। और अगर हम बात करें इंडियन स्टॉक मार्केट की तो सेंसेक्स 3500 पॉइंट के साथ एक ही दिन में गिर गया और मार्केट क्रैश हो गई और वहां पे इन्वेस्टर्स का करोड़ों पैसा पानी में डूब गया। जैसे तैसे करके 15 अगस्त के बाद मार्केट ने अपने आप को रिकवर किया तो सितंबर में अगला क्रैश फिर से उसका वेट कर रहा था। ठीक है, 3 सितंबर को फिर से मार्केट में एक नया क्रैश आया। यूरोप के अंदर सिलिकॉन वैली बैंक में बड़ा क्रैश आया जिसकी वजह से उसका सीधा सीधा असर हमें एनवाईएससी स्टॉक एक्सचेंज में देखने को मिला। एनवाईएससी के अंदर 650 पॉइंट की जबरदस्त गिरावट हुई, डो जोन्स में 1400 पॉइंट की गिरावट हुई और नतीजा ये हुआ कि सेंसेक्स 1500 पॉइंट फिर से लौट गया। ठीक है, अब मान लो किसी भी तरह मार्केट इस फैक्टर से निकल भी जाती है तो जो दूसरा फैक्टर है वो तो मई से इंडियन स्टॉक मार्केट का पीछा कर रहा है। ठीक है, वो इश्यू है लिक्विडिटी का। देखो, दुनिया के अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज का अलग अलग टाइम होता है अपनी लिक्विडिटी को कंट्रोल करने का, लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर लिक्विडिटी को सिर्फ लीप ईयर में ही कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, कोई स्टॉक एक्सचेंज 1 साल बाद करता है, कोई 2 साल बाद करता है, लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट सिर्फ लीप ईयर में ही लिक्विडिटी को कंट्रोल करता है। अब ज्यादातर बंदे समझ नहीं पाते कि भाई लिक्विडिटी आखिर होती क्या है। आप उसे महंगाई दर भी बोल सकते हो, लिक्विडिटी भी बोल सकते हो, वोलेटिलिटी भी बोल सकते हो। हर 4 साल के बाद जब कोई भी लीप ईयर आता है तो उसमें महंगाई दर को कंट्रोल किया जाता है और ये प्रिंसिपल सिर्फ स्टॉक मार्केट पे एप्लीकेबल नहीं होता, ये नॉर्मल सब्जी मंडी, अनाज मंडी पे भी एप्लीकेबल होता है। अगर लिक्विडिटी को कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो मार्केट में काफी हद तक महंगाई बढ़ जाएगी और आम आदमी तो वैसे गरीबी के नीचे दब के मर जाएगा, महंगाई के बोझ से दब के मर जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से लिक्विडिटी को कंट्रोल किया जाता है इंडियन स्टॉक मार्केट में लीप ईयर में। जो पुराने इन्वेस्टर्स होते हैं उनको पता होता है इस चीज का, लेकिन जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं जो 2-3 साल में आए उनको इस चीज का पता नहीं होता। इसी वजह से लीप ईयर में वो सबसे ज्यादा पैसे स्टॉक मार्केट में डबो देते हैं। ठीक है, और सबसे ज्यादा वो लॉस खा के इंडियन स्टॉक मार्केट से निकल जाते हैं। यही सबसे बड़ी वजह है। जिस स्टॉक के अंदर लिक्विडिटी जितनी ज्यादा होगी वो स्टॉक उतना ज्यादा गिरेगा, जिस स्टॉक के अंदर लिक्विडिटी ना के बराबर है वो वहां से पॉजिटिव मोमेंटम के साथ निकल जाएगा। हाँ, अगर मान लो किसी भी स्टॉक के फंडामेंटल काफी मजबूत है और उसमें लिक्विडिटी ज्यादा है तो उसमें गिरावट तो नहीं होगी, लेकिन वहां पे आपको परफॉर्मेंस भी देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, और जो तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से मार्केट की बैंड बजी पड़ी थी वो था एफआईआई। एफआईआई ने लगातार 3 महीने में, जब से हमारे बजट आया है तब से लेके अब तक 3 महीने में 30,000 करोड़ की बड़ी बिकवाली कर दी मार्केट में, जिसमें से 2 सबसे बड़ी बिकवाली सितंबर में कर दी। एक 10 सितंबर को की तो दूसरी पिछले हफ्ते कर दी, जिसका नतीजा ये हुआ कि इंडियन स्टॉक मार्केट में एफआईआई की होल्डिंग काफी ज्यादा स्टॉक्स में इंपैक्ट हुई, जिसकी वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट में सेंसेक्स और निफ्टी तो पूरी तरह से पॉजिटिव देखने को मिले, लेकिन बाकी स्टॉक्स की बैंड बच गई, वो लगातार गिरावट का सामना करने लगे। गिरावट इस कदर हुई कि ऐसा लगने लगा कि भाई मार्केट में दोबारा शायद अगस्त वाला क्रैश दोबारा से रिपीट होने वाला है। लेकिन यहाँ पे जब सबसे बड़ा रोल प्ले किया डीआईआई ने एक बड़े लेवल पे बाइंग करके पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट की दिशा ही बदल दी, उसे एक पॉजिटिव मोमेंटम पे लाके खड़ा कर दिया। साथ में सेंसेक्स ने 1350 पॉइंट का जबरदस्त उछाल देके पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ के अपने लाइफ टाइम के और एक नया कीर्तिमान रिकॉर्ड इंडियन स्टॉक मार्केट में बना डाला। ठीक है, और लगातार फिर आज मंगलवार तक वो रिकॉर्ड तोड़ते हुए आगे बढ़ रहा है। आप इंडियन स्टॉक मार्केट के कोई भी रिकॉर्ड उठा के देखना 10-15 साल पुराने, जब इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर सेंसेक्स ने अपने नए रिकॉर्ड बनाए हैं तब इंडियन स्टॉक मार्केट में अपर सर्किट लगे हैं और कम से कम 70-80% स्टॉक्स में अपर सर्किट लगे हैं और इस बार भी लगेंगे, क्योंकि मार्केट का माहौल पूरी तरह से पॉजिटिव हो चुका है, मार्केट पूरी तरह से हेल्दी हो चुकी है और जनवरी तक आपको मार्केट में ताबड़तोड़ पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा।
ठीक है, काफी स्टॉक्स में अपर सर्किट लग गए, काफी अपर सर्किट के नियर बाय आ गए, ठीक है, और 80% स्टॉक